हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इससे हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जिससे आपको अपनी बुक के साथ पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले अपनी बुक अपने साथ में लेकर बैठें ताकि आप हर एक लाइन को अच्छी तरह से समझ सकें। लेट्स स्टार्ट। It is widely accepted among the scientific community that life originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. Hot springs are example of such environments. हमें नहीं पता कि लाइफ कहाँ से आई। साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा माना जाता है कि लाइफ वाटर से ओरिजिनेट हुई। ओरिजिनेट यानी कि शुरू हुई। कुछ रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि लाइफ शायद स्मॉल वाटर पूल्स से शुरू हुई, छोटे छोटे पानी के पूल्स से, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होती रही लाइफ बढ़ती चली गई। हॉट स्प्रिंग ऐसे ही एनवायरनमेंट का एक एग्जाम्पल है। हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी के फव्वारे, यानी कि जहाँ एक आप सिंपल लैंग्वेज में शायद एक ऐसा वाटरफॉल टाइप समझ सकते हैं जहाँ पर काफ़ी तेज़ उबलता हुआ पानी निकलता है। जैसे कि इंडिया में लद्दाख में प्यूगा वैली है। वहाँ पर लद्दाख में इतनी कोल्ड क्लाइमेट है, उसके बावजूद भी प्यूगा वैली में लद्दाख में काफ़ी हाई टेम्परेचर है वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स का, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि लगभग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के जितना, जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस। These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. ऐसे जो environmental conditions हैं वो अर्ली अर्थ के environmental conditions से सिमिलर हैं, यानी कि पहले के टाइम अर्थ में काफ़ी पहले, लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ का क्लाइमेट था वो कुछ इसी तरह था। The organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria called thermophiles. यहाँ पर एक मेजर टर्म आपके लिए आया है thermophiles, जिनका मीनिंग है हीट लविंग बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वहाँ पर हर टाइप का बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, तो स्पेशल बैक्टीरिया जो कि हीट लविंग होते हैं, उन्हें पसंद है हीट में रहना, उनका नाम होता है थर्मोफाइल्स, जो कि यूनिसेलुलर है, वही हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस। बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं लखनऊ में, studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. उन्होंने जब इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस जो है वो इन हॉट स्प्रिंग्स के आसपास काफ़ी रैपिडली बन रहे हैं, यानी कि काफ़ी जल्दी फॉर्म हो रहा है। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in formation of the first protective membrane. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स थे, उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन डिपॉजिट्स ने अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उन्हें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया एंड एक्सट्रीम कंडीशन से भी प्रोटेक्ट किया ताकि वो डैमेज ना हो जाए। एंड दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और हो सकता है कि इसी कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन ने फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प की हो। और वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या है? द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, वो बैरियर जो कि सेल को डिफाइन करता है, यानी कि सेल जिस बैरियर से बना हुआ है, जो बैरियर सेल को प्रोटेक्ट करता है, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये हम सभी को पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सम ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंटेन ओनली वन सेल, यूनिसेलुलर, while others like plants, fish, birds or humans are made up of millions of cells, multicellular, that work together. सेल एक बेसिक लेवल है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सेल से नीचे ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेल से कम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे लाइफ एग्जिस्ट करे। कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, जो सिर्फ एक सेल के बने हैं, उस एक सेल से उनकी पूरी बॉडी बनी है, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हमने एक और टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। अगर आपने अभी तक का सारी चीज़ें ध्यान से समझी हैं तो कमेंट कर बताएं कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन थे। While others like plant, fish, birds और human are made up of millions of cells. बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमंस, इवन हम मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ काम करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल एक साथ काम कर रहे हैं, तब हमारी पूरी बॉडी परफॉर्म कर पा रही है। पूरी बॉडी में इतने सारे सेल एक साथ काम कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यूज़। जब एक टाइप के सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग टिश्यूज जब मिलते हैं, डिफरेंट टिश्यूज मिलकर वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और सेवरल ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। such as nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs form respiratory system. अलग अलग ऑर्गन्स मिले और उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया।
Even when cells are organized into tissues, organs and organ systems, cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organism. Even though सेल से हर चीज़ बनी है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, कलेक्शन होकर एक नया ग्रुप बन जाता है, लेकिन सेल जो है वही फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सेल के बिना तो कुछ नहीं बना ना। अगर सेल ना होते तो टिश्यूज़ ना बनते, टिश्यूज़ ना बनते तो ऑर्गन्स ना बनते, ऑर्गन्स के बिना ऑर्गन सिस्टम नहीं हो सकता। यानी कि सेल ही वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिससे लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है। सेल ही वो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। सो इसको अब हम एक बेसिक फ्लोचार्ट से भी समझ सकते हैं। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। दिस इज द बेसिक फ्लोचार्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। मूविंग ऑन, this makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. What are the different components of a cell? अब जब हमने सेल के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी तो उससे हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस तो आते हैं। It makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. इतने छोटे छोटे सेल इतनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? What are the different components of cell? क्या सेल के अंदर भी कुछ है? अगर है तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है सेल के? How do cells in our body communicate with each other? अब सेल्स मिलकर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? डू सेल्स लिव फॉर एवर? क्या एक बार सेल्स अगर बन गए बॉडी में तो क्या वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं? और डू दे डाई? ये एक क्रूशियल क्वेश्चन है। डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई? क्या सेल्स मर जाते हैं? अगर सेल्स मर जाएंगे तो फिर हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है? सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस as we enter the fascinating world of cells. Now let's start the topic, how to study cells. What do we call the ability of the human eye to see very close objects as separate and distinct? Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they cannot be longer seen as separate. ऐसी कौन सी एबिलिटी है ह्यूमन आइज की कि हम दो चीज़ों को अलग अलग और सेपरेटली देख सकते हैं? इमेजिन करो आपने एक पेपर पर टू टाइनी डॉट्स ड्रॉ करी हैं। आप इसे खुद से एक्सपेरिमेंट करके घर पर देख सकते हैं। जैसे जैसे हम डॉट्स को पास लाएंगे आपस में, एक ऐसा पॉइंट आएगा, यानी कि पेपर को आप अपनी आइज़ के पास लाओगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आप दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे, आपको दोनों डॉट्स एक ही पॉइंट पर दिखेंगी। When viewed from about 25 centimeter, this is the point. The near point of human eye, 2 points separated by about 0.1 millimeter can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. जब दो पॉइंट लगभग 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेट हो तो हम उन्हें अलग अलग देख सकते हैं, वरना वो एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखेंगे। This is why the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 मिलीमीटर, इसी को ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि ह्यूमन आई कितनी लिमिट तक दो चीज़ों को सेपरेटली देख सकती है उसे बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और वो लिमिट है 0.1 मिलीमीटर। इससे पास अगर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा, हमें दो ऑब्जेक्ट की तरह सेपरेट नहीं दिखेंगे। A cell is usually too small to be seen with an unaided eye. This raises an important question. How has cell biology studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? अब जो एक सेल है वो बहुत स्मॉल होता है कि हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। अनएडेड यानी कि बिना किसी चीज़ की हेल्प लिए, लाइक अ माइक्रोस्कोप। तो साइंटिस्ट ने कैसे देखा इन सेल्स को? माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, यानी कि ऐसे माइक्रोस्कोप जो बहुत छोटी चीज़ों को डिटेल में देख सकें। यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस or a combination of lenses, that is an objective lens and an eyepiece, are used for magnification on an object. अब माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आईपीस। दो लेंस होते हैं एक माइक्रोस्कोप में, जो कि हैं ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आईपीस। ये यूज़ होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन के लिए, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमें लार्जर अपीयर होता है। अगेन अ पॉइंट टू रिमेंबर कम्स हियर, रॉबर्ट हुक was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया, सेल को देखा 1665 में, वो भी एक खुद के डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से। वो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था और उस माइक्रोस्कोप की कैपेबिलिटी थी लगभग 200 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई करने की। While examining a thin slice of cork, he observed small box-like compartments and named them cells. सेल का नाम कहाँ से आया? जब रॉबर्ट हुक एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे। कॉर्क यानी कि वुड टाइप का स्ट्रक्चर होता है कॉर्क का, कॉर्क वुड से ही बनती है। उन्हें स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे और उन्होंने उनका नाम सेल रख दिया। इन स्कूल लेबोरेटरीज, लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। स्कूल लेबोरेटरीज में हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंसेज के यूज़ करके माइक्रोस्कोप से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि 10x पे, 40x पे, ताकि हम अलग अलग और बेटर मैग्नीफिकेशन अचीव कर सकें और जिस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे हैं उसे अच्छी तरह स्टडी कर सकें।
अब यह आपको एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया है। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस शो हुआ है, यहाँ फिट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होता आई पीस यानी कि जहाँ से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को। यहाँ नीचे फिर हम स्लाइड प्लेस करते हैं अपनी स्टेज के ऊपर। फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.1, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। एक सेल के साइज को एस्टिमेट करेंगे हम, यानी कि अंदाजा लगाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग्स, एक ऐसा रूलर लेना है जिस पर मिलीमीटर्स में मार्किंग हो। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आईपीस एंड मेजर इट इन मिलीमीटर। अब उस रूलर को हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखेंगे। फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब, एडजस्टमेंट नोब जो होती है जिससे हम मैग्नीफिकेशन को एडजस्ट करते हैं, उससे हम उस स्केल के ऊपर फोकस करेंगे। एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आईपीस एंड मेजर इट इन मिलीमीटर। आईपीस के थ्रू जो सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि कितना आपको दिख रहा है उसमें से, कितना व्यू आपको विजिबल है, उसके डायमीटर को आईपीस के थ्रू मेजर करो मिलीमीटर में। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। अब जो डायमीटर आपने कैलकुलेट किया है उसको मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में चेंज करो। सपोज मान लीजिए डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड 5 मिलीमीटर आपने मेजर किया है, यानी कि 5000 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन ऑनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। फिर रूलर रिमूव करने के बाद आप एक ऑनियन पील की स्लाइड माइक्रोस्कोप पर रखोगे। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू यानी कि कितना एरिया आप देख पा रहे हो माइक्रोस्कोप में। फिर इस स्लाइड को फोकस करके इसमें आपको उस फील्ड ऑफ व्यू में नंबर ऑफ सेल देखने कितने हैं एक स्ट्रेट लाइन में। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ सेल यूजिंग द फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला आपको गिवन है उससे आपको सेल का रियल साइज निकालना है। कैसे निकालेंगे हम रियल साइज सेल का? एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑनियन पील सेल, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल अलॉन्ग द डायमीटर। ये जो डायमीटर आपने निकाला, सपोज माइक्रोमीटर्स में जो निकाला, सपोज 5000 माइक्रोमीटर था, एंड द नंबर ऑफ सेल अलॉन्ग द डायमीटर। डायमीटर में जो हमने स्ट्रेट लाइन में सेल्स देखे वो कितने थे? सपोज 5 सेल्स थे यहाँ पर, तो 5000 अपॉन 5, ये आपके पास 1000 माइक्रोमीटर साइज आ जाएगा एक ऑनियन पील सेल का। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, सपोज 25 सेल्स आपने डायमीटर में देखे। इन केस साइज ऑफ वन ऑनियन सेल वुड बी 5000 अपॉन 25, दैट इज 200 माइक्रोमीटर। इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन ऑनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। अब ये सोचो, जब इतना छोटा साइज है एक ऑनियन पील सेल का, तो लाइट माइक्रोस्कोप इसे कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा है। द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन डिपेंड करती है उसकी आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर पे। इफ बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, मान लो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों की पावर 10x है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन होगी 100x, जो कि मल्टीप्लाई करके आई है। दिस मीन्स दैट अ सेल विद एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर। यानी कि जिस सेल का एस्टिमेटेड साइज 200 माइक्रोमीटर है, जैसे हमने ऑनियन पील सेल का निकाला, वो आपको 100 टाइम्स लार्जर दिखेगा, क्योंकि उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन 100x आई है। Thus, a microscope allows us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure. अब सेल को पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग द 3 मेन फीचर्स। अब साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को कैसे इंप्रूव किया, क्या मेन फीचर्स इंप्रूव करके? रेजोल्यूशन यानी कि मेजर ऑफ क्लैरिटी, कोई भी चीज़ माइक्रोस्कोप में कितनी क्लियर दिखेगी। कंट्रास्ट यानी कि ब्राइटनेस में डिफरेंस, किस तरह ब्राइटनेस चेंज होगी अलग अलग पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, कम या ज़्यादा। एंड मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन कितनी कम या ज़्यादा होगी। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cells. You can see a picture of the lower surface of colocasia leaf observed under a scanning electron microscope. अब ये colocasia leaf की एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैन करी हुई पिक्चर शो करी है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये रही, उस पर स्टोमेटा विजिबल हमें क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रोस्कोप ने साइंटिस्ट से डिस्कवर किया है। You have learned that cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform special functions. तो सेल्स जो हैं एक साथ ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और कलेक्टिवली स्पेसिफिक और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर दिस सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट, एक यूनिट की तरह फंक्शन करने के लिए दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की पावर तो होनी चाहिए ना सेल के पास, तभी तो वो एज अ यूनिट फंक्शन करेंगे। एंड विद दर सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करना आना चाहिए उन्हें। अब सेल कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। दीज इंटरेक्शन अकर एट द सेल बाउंड्री। अब ये इंटरेक्शन जो होंगी सेल के बीच में, वो होगी सेल की बाउंड्री पर। वेयर सब्सटेंसेज मूव बिटवीन द सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहाँ पर सब्सटेंसेज सेल से बाहर जाते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में, और बाहर के सब्सटेंसेज अंदर आ सकते हैं। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जो सिंगल सेल मटेरियल से, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मटेरियल एक्सचेंज करते हैं अपनी सराउंडिंग से, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन बनाते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है एक थिन बाउंड्री जो कि सेल को सराउंड कर रही है।
और उसके कंटेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबको सेल मेम्ब्रेन ही प्रोटेक्ट करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल यानी कि वो सेल को एक दूसरे से अलग करती है। अगर एक जगह पर 10 सेल एक साथ हैं तो वो एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, क्योंकि सबकी एक खुद की अलग बाउंड्री होगी। एक सेल को हम अलग से देख सकते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे क्वेश्चंस में भी यूज होगा कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि परमिएबल यानी कि वो किसी चीज़ को परमिशन दे, सिलेक्टिवली यानी कि सिलेक्टेड चीज़ों को। अब जब सारा ट्रांसपोर्ट बाउंड्री पे होता है, बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल की बाउंड्री से ही तो मटेरियल पास होगा, बाहर से सामान अंदर आएगा और अंदर से सामान बाहर जाएगा, वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि वो कुछ सब्सटेंसेस को ही पास करने को अलाउड करती है। हर एक सब्सटेंस पास नहीं हो सकता उस मेम्ब्रेन से, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, बाकी सब्सटेंस वहाँ से ब्लॉक हो जाते हैं। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across membrane of alveoli in lungs. How does the structure of cell membrane in the cell of alveoli control the movement of substances across it? अब सेल के थ्रू ये मूवमेंट हो कैसे रही है, जैसे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, वहाँ भी सेल और सेल की मेम्ब्रेन से सारी चीज़ें पास हो रही हैं, तो कैसे। अब एक्टिविटी 2.2 है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into 2 pieces of roughly equal size. Almost आपको इक्वल साइज के 2 पोटैटो के पीसेस कट करने हैं। Measure the record and the initial weight of both the pieces under a weighing balance. अब दोनों पीसेस का वेट आपको अपने पास मेजर करके रिकॉर्ड कर लेना है। ये 2 पोटैटो के पीसेस लें ऑलमोस्ट सेम साइज के और फिर उनका इनिशियल वेट हमें रिकॉर्ड करना है। Put 1 piece of potato in beaker with plain water. बीकर ए में हमने प्लेन वाटर के साथ पोटैटो का पीस रखा एंड बीकर बी में 20% सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर पोटैटो रखा है। लीव दम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे अंटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ पीसेस, जब तक आपको खुद से पोटैटो पीसेस के साइज में कुछ साइज का चेंज विजिबल नहीं होता। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस, उसके बाद हम दोनों पीसेस का वेट मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उनके बीच डिफरेंस बता सकते हैं। फाइनली जब हम बाद में देखेंगे तो एक पोटैटो का पीस लार्जर है जो पोटैटो पीस ए है, और फिर सेकंड पीस है वो थोड़ा स्मॉलर है। क्या ऑब्जर्व किया, बीकर ए में तो पोटैटो पीस स्वेल हो गया, बड़ा हो गया, जो हमने बीकर ए में डाला था वो तो स्वेल हो गया है, और जो बीकर बी में डाला था वो श्रिंक हो गया है। बीकर बी में हमने क्या डाला था 20% सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन के साथ, और बीकर ए में हमने डाला था वाटर के अंदर। तो अब ऐसा क्या डिफरेंस कि सेल के साइज में डिफरेंस आ गया। व्हाट डू यू इन्फर, आप इससे क्या रिजल्ट निकालते हो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट। द वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज व्हाइल वेट ऑफ पोटैटो पीस इन बीकर बी हैज डिक्रीज। बीकर ए में तो वेट इंक्रीज हुआ एंड बीकर बी में डिक्रीज हुआ, क्यों। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर को अलाउ करती है मूव करने में। बीकर ए में हमने वाटर लिया था और पोटैटो का पीस वाटर में रखा था, तो वाटर अंदर जा सकता है सेल के, लेकिन शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट। अब इसका क्या मीनिंग है, वाटर कहाँ से मूव करता है, एक ऐसे एरिया से जहाँ पर वाटर ज़्यादा है लेकिन लेस सॉल्यूट है, जिसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे एरिया में जाता है मूव करके जहाँ वाटर लेस है और सॉल्यूट ज़्यादा है, जो कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जब तक कि दोनों जगह कंसनट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अब जो बीकर था जिसमें हमने वाटर डाला था उसके अंदर तो टोटली था ही वाटर, उसमें हमने डाला पोटैटो का पीस। अब वाटर है तो ऑब्वियसली और कुछ उसमें डाला है तो वाटर कंसनट्रेशन वहाँ पे मैक्सिमम है, सॉल्यूट है ही नहीं, लेकिन पोटैटो पीस के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत कम है, तो क्या होगा, वाटर बीकर में से पोटैटो पीस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बीकर में वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा थी लेकिन पोटैटो के अंदर वाटर कंसनट्रेशन कम थी, और जब तक कंसनट्रेशन दोनों जगह इक्वल नहीं होती वाटर ट्रांसफर होता रहेगा। अब उससे क्या होगा, पोटैटो स्वेलअप हो जाएगा, क्योंकि जितना पोटैटो के अंदर पहले से मटेरियल था उससे एक्स्ट्रा मटेरियल पोटैटो में एंटर हुआ तो उसका साइज तो इंक्रीज होगा ना। इस मूवमेंट ऑफ वाटर को थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। You have learnt in activity 7.8 dye spreading in water and 7.9 fragrance spreading in air in grade 8 that particles of matter intermix due to a difference in their concentration, also called a concentration gradient। जैसे ये क्लास 8 में भी हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो इंटरमिक्स होते हैं, यानी कि आपस में मिक्स हो जाते हैं। हम अगर परफ्यूम लगाते हैं तो स्मेल आसपास जाती है, घर में अगर बत्ती जलाते हैं तो स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, खुशबू उसकी पूरे घर में फैलती है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स है वो इंटरमिक्स हो गए, आपस में मिक्स हो गए, एयर के पार्टिकल्स और फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पर हमने अगरबत्ती जलाई वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है फ्रेग्रेंस की, दूसरी जगह एयर है दूसरे रूम में तो वहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना अलग अलग कंसंट्रेशन, तो पार्टिकल्स मिक्स हो गए जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। सो डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू अ लोअर कंसंट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, लेकिन डिफ्यूजन नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जो कि बिना मेम्ब्रेन की होती है। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर
अब डिफ्यूजन तो हम नॉर्मली नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो स्पेसिफिकली डिफ्यूजन ऑफ वाटर है एंड अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ें अलग है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूव करेंगे और ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मूव करेगा, वो भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट में भी सॉइल में से जब रूट में वाटर एंटर करता है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही करता है। क्या होगा अगर व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। अगर हम सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन में रखें अलग अलग कंसंट्रेशन में सेल को, तो क्या होगा, यानी कि सेल के बाहर वाले मीडियम की सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो हमने लिक्विड फिल किया है सेल को जिस लिक्विड में डाला है उसकी कंसंट्रेशन और सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, जब वो दोनों इक्वल होंगी तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसमें सेल्स का साइज बिल्कुल सेम रहता है, जैसे वो पहले थे वैसे बाद में रहेंगे। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि कितना सॉल्यूट है, सेल के बाहर जितना सॉल्यूट है, एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मीडियम यानी कि सेल के अंदर जितना सॉल्यूट है वो ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट कम है। तो सेल में सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट कम है, तो वाटर की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, बाहर, सेल के बाहर। तो वाटर सेल के अंदर जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज ग्रेटर। एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम यानी कि बाहर के जो हमने लिक्विड लिया है उसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और जो इंटर सेलुलर मीडियम है, सेल के अंदर का मीडियम है, वहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है। तो बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर की सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, जब सॉल्यूट कम है, सेल के अंदर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सेल से वाटर बाहर आ जाएगा। तो अगर सेल से कोई चीज़ निकल गई तो सेल श्रिंक हो जाएंगे। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली होती है सेल मेम्ब्रेन, लगभग 7 to 10 नैनोमीटर थिक, और 1 नैनोमीटर होता है 0.0000001 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻⁻7 मिलीमीटर के इक्वल होता है 1 नैनोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, जिन्हें कि फैट बोलते हैं। बना किससे होता है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड से, फैट्स होते हैं वो, एंड प्रोटीन से। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसका क्या मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यही है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यही है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब उस मॉडल को स्टडी करते हैं। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाइलेयर, यानी कि 2 लेयर होती है स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स की, विद वाटर अटैचिंग हेड्स टुवर्ड्स द वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड्स। यानी कि वाटर अटैचिंग हेड, जो लिपिड की बाइलेयर है, 2 लेयर है स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स की, उसमें 2 तरीके साइड्स होते हैं। जो उसका हेड है वो है वाटर अट्रैक्टिंग, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक, एंड वाटर रिपेलिंग, जो टेल है वो वाटर रिपेलिंग है, वाटर से दूर रहती है, जो कि है हाइड्रोफोबिक। तो टेल उसकी इनवर्ड्स होती है, अंदर की साइड होती है, यहाँ पर अंदर की साइड है उनकी टेल, जो कि वाटर रिपेलिंग है, वाटर से दूर रहती है, और ये बाहर की साइड है, ये है हेड, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग है, इसलिए बाहर की साइड है ताकि वाटर से कॉन्टैक्ट में ये आ सकते हैं, लेकिन ये अंदर की साइड है ताकि अंदर वाटर एंटर ना कर सके, तो ये वाटर से दूर रहेंगी, जो टेल है। विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन दैम, इन्हीं के अंदर प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं, यानी कि प्रोटीन बीच में होता है, ये रहे जैसे प्रोटीन यहाँ पर है, यहाँ पर है, प्रोटीन इन्हीं के बीच में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि लगे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हैंस इट इज फ्लूइड। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइडवेज घूम सकते हैं, फ्लिप हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं मेम्ब्रेन में, इसलिए वो फ्लूइड मेम्ब्रेन होती है। तभी इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। जो प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन में गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं, जो कि सब्सटेंसेस को खुद से पास होने में हेल्प करते हैं। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोले, ये तो पता चला फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोजाइक, जो मोजाइक होता है उसमें टाइल्स की फॉर्मेशन होती है, टाइल्स टाइप से। तो जैसे इस मॉडल में भी मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स टाइल्स की तरह अरेंज्ड है, जैसे कि मोजाइक में होते हैं, इसलिए इसको हम मोजाइक मॉडल बोलते हैं, जहाँ से नाम आया फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। All living cells communicate with the surroundings and the neighboring cells through the cell membrane. However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane. जो सभी लिविंग सेल्स हैं वो सराउंडिंग से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, सराउंडिंग से, नेबरिंग सेल से, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो सेल्स ऑफ प्लांट हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, उनमें एक एडिशनल लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर सेल के कंटेंट्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर है उनके पास, इसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल की क्या ज़रूरत है, ये सेल वॉल क्यों नेसेसरी है, इस चैप्टर को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक बारी में इतना बड़ा लेक्चर भी आपके लिए देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि
कि यहाँ तक आप अपना चैप्टर अच्छी तरह से पूरा दोबारा पढ़ लें, ताकि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए। अपनी बुक से उसे एक बार रीड करके देखें, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, सब कुछ समझ आया या नहीं, ये सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।